स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले तो हमें जो पढ़नी है वो दो स्टेट्स पढ़नी है. द फर्स्ट वन इज गैसियस स्टेट एंड सेकंड वन इज लिक्विड स्टेट. वैसे तो हमें सॉलिड स्टेट्स की प्रॉपर्टी है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम. सिर्फ 11th का सिलेबस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज डीलिंग विद द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, स्पेशली गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशन. ये जो है ये चैप्टर का सबसे मेजर पार्ट है. उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसका एक डेरिवेशन है मेजर, जो 3 मार्क के लिए आता है. तुम्हारा कॉलेज कोई भी हो, कॉलेज में सारे के सारे यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स है वो इंटरनल्स होते हैं, बराबर. तो लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज है उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जिस पर तुम्हें ब्रीफ नोट आता है. और गैसियस स्टेट के लिए कुछ डेरिवेशंस है, वो डेरिवेशन या तो 2 या 3 मार्क के लिए आ जाएंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में. वी विल स्टार्ट विथ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का पार्ट, ठीक है, जिसमें तुम्हें 2 या 3 मार्क के लिए कंटेंट आता है. सो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस का मतलब होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो चैप्टर हो चुका है, उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है तुमने. हाउ एटम विल बी डिस्क्राइब्ड एज, व्हाट इज एन एटम? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, ऐसे हम लोग बोलते हैं. लेकिन मैटर जो है वो 3 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. एटम किसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा? एलिमेंट का. कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल. वाटर इज अ कंपाउंड which is formed by a mixture of 2 or more different elements. वाटर का फॉर्मूला जब भी लिखेंगे तो H2O, it is a combination of how many atoms? 3. 2 of hydrogen and 1 of oxygen. अगर मुझे लिखना है HNO3, what does it represents? HNO3, नाइट्रिक एसिड. लेकिन नाइट्रिक एसिड इज अ कंपाउंड. तो जब भी हम HCl, H2O, HNO3, H2SO4, what is this? सल्फ्यूरिक एसिड. लेकिन ये सबके सब कंपाउंड को ही रिप्रेजेंट करेंगे. एंड दिस होल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? मॉलिक्यूल ऑफ HCl. दिस होल इज रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल ऑफ H2O. लेकिन जब H2O सेपरेट होगा तो हमें 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट एटम मिलना चाहिए, करेक्ट. तो जब भी हम लोग कहते हैं कि सॉल्ट गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू वाटर, तो डिसॉल्व हुआ मतलब क्या हुआ? घुल गया, बराबर है. ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो पूरा घुल गया. लेकिन गया तो गया किधर? अब वो दिख क्यों नहीं रहा है? स्मॉल पार्टिकल्स है. तो स्मॉल पार्टिकल जो है वो तो चॉक का पार्टिकल जो होता है वो भी स्मॉल पार्टिकल है. लेकिन चॉक वाटर में डिसॉल्व होता है क्या? नहीं होता. सपोज मैंने चॉक पाउडर 1 ग्राम चॉक पाउडर ले ली और उसे पानी में डिसॉल्व किया. लेट अस से 100 ml वाटर में 1 ग्राम चॉक पाउडर डाल दिया, वो डिसॉल्व होगा या नहीं? फ्रेंड्स, डिसॉल्व का मतलब क्या है? जैसे सॉल्ट डिसॉल्व होता है उस तरीके से नहीं होगा. पूरा सॉल्यूशन जो है वो मिल्की व्हाइट कलर का बन जाएगा. लेकिन कुछ देर के बाद सारे के सारे चॉक पाउडर के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे. दैट विल बी कॉल्ड एज अ सस्पेंशन. सॉल्यूशन का टाइप इज सस्पेंशन. लेकिन कॉमन सॉल्ट हो या शुगर हो, वो पूरी तरीके से घुल मिल जाती है. क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हमें मिल जाता है. लेकिन इस प्रोसेस में एक और मैकेनिज्म छुपा हुआ होता है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डिसोसिएशन. सॉल्ट अंडरगोज डिसोसिएशन. इसका मतलब क्या होता है? तो NaCl कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड.
when it dissolves into water, it undergoes dissociation to form Na plus and Cl minus. लेकिन Na plus और Cl minus की यहां पर स्टेट क्या लिखी जाएगी? इट इज एक्वियस. ये एक्वियस का मतलब क्या है? एक्वा का मतलब होता है वाटर. तो सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये दो जो आयंस मिल जाएंगे हमें, वो भी लिक्विड फेज में प्रेजेंट है, कंसिडरिंग वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट. दैट्स व्हाई दे आर एक्वस इन फॉर्म. लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है. जब भी दो अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होंगे, दैट इज प्लस एंड माइनस, उस पूरे मॉलिक्यूल को एक साथ क्या कहा जाएगा? आयन जो है जानवी, वो इंडिविजुअल है ना. मतलब Na प्लस इज कॉल्ड एज कैटायन, Cl माइनस इज कॉल्ड एनायन. मैंने क्वेश्चन में ये पूछा, एक सिंगल मॉलिक्यूल है और उस सिंगल मॉलिक्यूल में दो अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट है, डाइपोल. डाइपोल का मतलब टू पोल्स, दो अपोजिट पोल्स होने चाहिए. तो NaCl ये डाइपोल है या नहीं? नहीं है. NaCl इज नॉट अ डाइपोल, क्योंकि बेसिक जो हम लोग पढ़कर आए हुए हैं स्कूल में, दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन जब Na प्लस और Cl माइनस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो उनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो NaCl पे कोई चार्ज है क्या? लेकिन जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो दो अपोजिट आयंस प्रोड्यूस कर लेंगे. बराबर. अब इस तरीके से अगर हम लोग H2O को देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग दोनों बैचेस में हो चुका है? नहीं, चल रहा है. ठीक है. H2O जो है ना, पीरियोडिक टेबल दोनों में हुआ है ना. पीरियोडिक टेबल में तुम लोगों ने बहुत सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े हुए, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह. करेक्ट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो एक बॉन्ड हमने बताया है, कौन से टाइप का बॉन्ड है वो? कोवेलेंट. कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. और एक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? दो. मतलब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स है ना. अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होगा? ये दो और दो मिलकर चार इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होगा? क्वेश्चन सुनो और सिंपल सा जवाब है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर. पार्शियल नेगेटिव कहां से आया? इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच कैरीज नेगेटिव चार्ज. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8. एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स आर देयर. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1. तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स पर या इन दो इलेक्ट्रॉन्स पर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स देगा या ऑक्सीजन का? ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना, इसका मतलब क्या है? जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे ना. तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना मतलब ऑक्सीजन के सराउंडिंग में कौन सा चार्ज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? नेगेटिव. मतलब H2O को हम ऑक्सीजन इज पार्टली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पार्टली पॉजिटिव ऐसे बता सकते हैं. बराबर. अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने चार्जेस प्रेजेंट हुए? दो ही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. बराबर. अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे डाइपोल.
So water exists as dipole. अंडरस्टूड? पहले डाइपोल समझाया क्या है, कैसे बनेगा. तो इस तरीके से HCl या डाइपोल हो सकता है कि नहीं. हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है. पार्टली पॉजिटिव चार्ज किस पर प्रेजेंट होगा. क्लोरीन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव बिकॉज ऑफ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बराबर. अब सपोज हमारे पास एक HCl का मॉलिक्यूल है. पूरे HCl के मॉलिक्यूल पर टोटल चार्ज क्या होगा, हमेशा 0. लेकिन ये पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने की वजह से हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होगा. दूसरा HCl का मॉलिक्यूल ले लो, ये भी ओवरऑल न्यूट्रल होगा लेकिन क्लोरीन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा. अब ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा कि नहीं. क्यों. दोनों अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट है. यहां पर तीसरा HCl ले लो, ये भी पार्ट पॉजिटिव और पार्ट नेगेटिव होगा. लेकिन ये क्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन, इसके बीच में भी अट्रैक्शन तो होगा. एक पूरा HCl का मॉलिक्यूल इज व्हाट. तो ये सेकंड डाइपोल हुआ, ये तीसरा डाइपोल हुआ. लेकिन ये वाले जो इंटरैक्शंस है, ये किसके बीच में है, डाइपोल और डाइपोल के बीच में ना. दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. अंडरस्टूड. डाइपोल डाइपोल क्या होगा. ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस फटाफट. सो अब NaCl जो है, NaCl जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वी नो कि हमें एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिल जाता है. लेकिन NaCl का सेपरेशन होकर दो आयंस मिलेंगे, एक कैटायन एक एनायन. लेकिन पहले तो मुझे ये बोलो सत्यम, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट. अभी देखा वाटर एग्जिस्ट एज अ डाइपोल ना, सो इट्स अ पोलर सॉल्वेंट. बराबर. दीपिका, हाँ दीपिका ना. हाँ. वीकली पोलर एंड स्ट्रांगली पोलर का मतलब क्या है. या फिर एक और क्वेश्चन पूछता हूं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों कौन से टाइप के एसिड्स हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये कौन से बेसिस पर बोलेंगे हम प्रिंस कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है. नहीं नहीं नहीं. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पकड़ेंगे नंदिनी, तो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने एलिमेंट्स हैं. सल्फ्यूरिक एसिड में 3, HSO. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी भी ऑक्सीजन ही है. डाइपोल के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन. तो ये सोचो, अगर ज्यादा इंटरेक्शन है मतलब दो डाइपोल के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक. स्ट्रांग होगा. तो आयंस इजीली मिलेंगे या डिफिकल्टी से. डिफिकल्टी से. जोएल, एसिड का मतलब क्या होता है. कौन से सब्सटेंस को एसिड कहा जाएगा. वो तो पीएच के बेसिस पर है ना. बरोबर. पीएच के बेसिस पर नहीं. एक और डेफिनेशन हम एसिड्स और बेसिस की पढ़कर आए हैं. यस आर्यन. वो तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे. एकदम बेसिक. आदित्य, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है.
NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, बराबर। हाइड्रोक्साइड का मतलब कौन सा आयन? OH माइनस। एसिड्स का मतलब H प्लस आयन देने वाले सब्सटेंस, और बेस का मतलब OH माइनस आयन देने वाले सब्सटेंस। ये पढ़ा है ना, ये एसिड्स एंड बेसेस, बराबर। अब HCl डिसोशिएट हुआ, कौन से दो आयन मिलेंगे हमें? H प्लस एंड Cl माइनस। HNO3 डिसोशिएट हुआ तो क्या आयन मिलेंगे? H प्लस NO3 माइनस। सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन हुआ, अंश। कौन से आयन? डू यू मीन H2 प्लस मिलेगा? We will be getting 2H plus, 2H plus, क्योंकि रेडॉक्स में सीखा था हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होना चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन थे तो 2H प्लस आयन मिलेंगे। अब मुझे ये बोलो, ये कौन सा कंपाउंड है? एसिटिक एसिड। ये एसिड ही है, तो इसका डिसोसिएशन होकर कौन से दो आयंस मिलेंगे? It will be losing CH3COO minus and जिसका डिसोसिएशन हम ऐसे बताएंगे, रिवर्सिबल। ये तीनों कैसे? मतलब क्या? जितने HCl के मॉलिक्यूल लेंगे उतने H प्लस के आयन मिलने चाहिए। 100% डिसोसिएशन हो रहा है। यहां पर मॉलिक्यूलर एसिडिक एसिड H प्लस आयन तो दे रहे हैं, लेकिन ये फिर से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड ही बना रहे हैं ना। तो डिसोसिएशन कंप्लीट होगा या पार्शियल होगा? जो एसिड पार्टली डिसोशिएट होंगे दोज आर वीक एसिड्स, जो स्ट्रांगली डिसोसिएट होंगे कंप्लीटली दोज आर स्ट्रांग एसिड्स। वेरी क्लियर। तो वाटर का डिसोसिएशन होकर कौन से आयंस मिलेंगे? H प्लस OH माइनस, लेकिन ये मिलता है ऐसे, जिसका मतलब क्या होगा? रिवर्सिबल है, मतलब स्ट्रांगली या वीकली? वीकली। सो वाटर पोलर है बट इट इज अ वीकली पोलर सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? ये समझा पहले? सो अब ये समझो, NaCl को हमने H2O में डिसॉल्व किया और हमें मिल जाएंगे Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। लेकिन प्रोसेस सिर्फ यहां पर रुकेगी नहीं, हमें एक और नया इंटरैक्शन मिल जाएगा। और वो कैसे? सो लेट अस अज्यूम हमारे पास Na प्लस आयन है, तो Na प्लस आयन के सराउंडिंग में what are these? ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन इसी के साथ साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अब ये पूरा मिलकर क्या हुआ? H2O। लेकिन H2O itself is what? हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है ना, तो ये पूरा हमारे लिए क्या बन जाएगा? लेकिन Na प्लस इज व्हाट? तो ये इंटरैक्शन जो है आयन डाइपोल इंटरैक्शन होना चाहिए। अंडरस्टूड?
Just a moment, huh? एक सेकेंड, there is one question. Instead of Na प्लस हमें सॉल्यूशन में क्लोराइड का भी आयन है ना, तो Cl माइनस अगर मैं यहां पर लिख देता तो सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होना चाहिए था? हाइड्रोजन। क्यों? क्यों ऐसे? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो कैटायन के सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज आयन है, और अगर एनायन होता तो हाइड्रोजन होना चाहिए था। लिक्विड मध्ये हाँ, वाटर जो है, वाटर के बाजू में लिखेंगे L लिक्विड, लेकिन वाटर जब डिसोशिएट हो जाएगा तब वो बनता है एक्वस फॉर्म। एक्वस तभी लिखा जाता है जब सॉल्यूशन बनता है या फिर डिसोसिएशन हो जाता है। सिर्फ मॉलिक्यूलर है तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट लिखी जाती है। ये फिनिश्ड। सो नेक्स्ट वन इज इंड्यूस्ड डाइपोल। अब क्या होगा? डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। सबसे पहले तो इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज एडेड फोर्सफुली। इंड्यूस्ड करंट, वो क्या बोला ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर पेन का कैप है ये, कंसिडर कि ये एक यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है Q प्लस Q, और इस चार्ज को हमने एक प्लेन सरफेस पर रखा, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इस चार्ज के सराउंडिंग में हमें क्या मिलना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर यही चार्ज मैंने माइनस Q इमेजिन किया तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन इस बार फील्ड नेगेटिव होगा, बराबर। अब ये समझ लो कि ये करंट कैरिंग मेटालिक वायर है, और अब इस वायर से करंट पास हो रहा है। करंट पास होना मतलब किसका फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं। अब इस वायर के सराउंडिंग में हमें कौन सा फील्ड मिलेगा? मैग्नेटिक। 10th में सीखा हुआ सोलेनॉइड, बराबर। जितने ज्यादा कॉपर वायर के टर्न्स उतनी ज्यादा करंट या मैग्नेटिक फील्ड बदलते रहता है ना। अब यहां पर वायर में से फ्लो किसका हो रहा था? और उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव। जब ये चार्ज एक जगह पर फिक्स था तब फील्ड कौन सा मिला था? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था। जब ये चार्ज मोशन में है
तो फील्ड कौन सा मिला? वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से मिलता है ना, लेकिन ये मैग्नेट है क्या? ये है क्या? वायर, करंट कैरिंग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है या फ्लो होने के बाद में डेवलप हुआ? डेवलप हुआ। मतलब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो में लाया और तब जाकर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ ना। सो इट इज फोर्सफुली लोडेड मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फील्ड, जो पहले से है नहीं लेकिन जबरदस्ती से लाया गया है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से। दैट्स व्हाट ही सेड कि अगर दो ऑब्जेक्ट बाजू बाजू में रखे और किसी एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरे में हम लोग जबरदस्ती से कोई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है HCl। HCl खुद एक डायपोल है, मतलब दोनों पे अपोजिट चार्जेस पहले से ही प्रेजेंट है। अब इस HCl के बाजू में हमने हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल लाके रख दिया। ये दोनों एटम्स सेम एलिमेंट के है ना, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पेयर किसी की तरफ अट्रैक्ट होगी क्या? नहीं। मतलब ये जो है ये खुद नॉन पोलर है, लेकिन अब ये HCl के इतने क्लोज है कि अब इस क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज जैसे इस हाइड्रोजन पे काम करता है, वैसे ही इसी क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज इस हाइड्रोजन पे फोर्स एक्सर्ट करना शुरू करेगा या नहीं? लेकिन इस हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अगर इंटरेक्शन बताना है तो ये चार्ज होना चाहिए ना। कौन सा चार्ज डेवलप होना चाहिए इस पे? पॉजिटिव। क्लोरीन के साथ इंटरेक्ट करना है तो ये हुआ पार्टली पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल होने के लिए इस हाइड्रोजन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव होना चाहिए। अब ये इंटरेक्शन पॉसिबल है ना। तो पहले H2 का मॉलिक्यूल कैसे था, अब है क्या? मतलब इसमें पोलैरिटी पहले से थी या बाद में आई? मतलब पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड ना। अब ये बन जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। अंडरस्टूड? किसकी वजह से ये पोलैरिटी आ गई? HCl की वजह से। वेरी क्लियर? सो दिस इज डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ड्रॉ कैसे करना है? एक सेकेंड। पहले HCl प्लस H2 gives us write down this. बोलो। पहले से नहीं है लेकिन बाद में लाया गया, दैट इज इंड्यूस। वो डाइपोल होगा। जो नॉन पोलर था उसमें चार्जेस डेवलप होना, मतलब ये इंड्यूस डाइपोल हुआ। जब हाइड्रोजन आणि क्लोरीन मध्ये बॉन्ड झाला तो क्लोरीन त्या हाइड्रोजनला काय अट्रॅक्ट करतो? क्योंकि क्लोरीन में प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा है
कि वो HCl जो है ना, जो सबसे पहले इंटरेक्शन में देखा था हमने, ये HCl है, ये HCl है, ये HCl है, ये भी HCl है, और ये भी एक HCl है सपोज। तो आइडियली सेइंग ये एक तो बॉन्ड बन ही चुका है जिसमें क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, और ये सबके सब पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है। तो एट अ टाइम ये क्लोरीन इन सबके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता ही सकता है। ये बॉन्ड नहीं बना है, इट इज जस्ट अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स। हम कहां पे बोल रहे हैं कि ये आयनिक बॉन्ड बना है? प्रोटॉनचा नियंत्रण से किसमें? क्लोरीन मध्ये पहिला सिस्टीम आहे ना, मग हाँ। त्याचा तरी एवढा नहीं, प्रोटॉन और प्रोटॉनच्या म्हणजे इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉनचे होते ना, बरोबर, मग आणि अजून एक आला म्हणजे अजून इलेक्ट्रॉन आले ना, हाँ पॉझिटिव्ह चार्ज कमी व्हायला पाहिजे ना. नहीं, कसं ते तर नहीं, एक सेकेंड हुआ था ना वो, क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स और उसके शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 287। हाइड्रोजन में ओनली 1 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर कंपेयर करोगे तो हमेशा ज्यादा किसका रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड होगा तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? 8। तो 17 प्रोटॉन्स और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे? मतलब क्या, इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखने के लिए 17 प्रोटॉन का चार्ज कम है, बराबर। लेकिन ये तो हम क्लोरीन के प्रोटॉन्स और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, हमें किसके साथ कंपेयर करना है? उसके लिए तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर ये 17 प्रोटॉन का चार्ज ऐड कर ही सकता है ना, समझा? तो क्लोरीन से ज्यादा अगर ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन और ज्यादा प्रोटॉन्स लेकर आ जाएगा 35, और आयोडीन लेंगे तो 53, जिसकी वजह से हाईली पोलर कौन होता है? HF, HCl, HBr और HI। क्यों? ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज ऑफ आयोडीन। लेकिन अगर हम लोग पोलैरिटी का डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो HF, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा HF में होगी, और डिसोसिएशन सबसे इजीली HI का होगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज, आई थिंक वैन डर वाल्स फोर्स लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। वो जो ये जो है ना लास्ट का लंडन डिस्पर्शन फोर्स, इट इज नथिंग बट वैन डर वाल्स फोर्स। ये वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्स इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो प्रेजेंट होते हैं हमेशा बिटवीन गैसियस एटम्स एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमारे घर पे आने वाला LPG सिलेंडर, वैसे तो उसमें जब वो नया आता है तो वो फुल्ली पैक्ड आता है, एंड गैस इज फिल्ड अंडर प्रेशर ना, दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इन लिक्विफाइड स्टेट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इट इज। तो सपोज हमने वो नया वाला सिलेंडर कनेक्ट किया और लगातार एक दिन यूज किया, तो अंदर जो गैस फिल करके आया था इसका वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा? कम होगा। एक्चुअली वॉल्यूम कम होगा ये बोलना सही नहीं है, प्रेशर कम होगा, क्योंकि गैस यूज किया ना, तो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स निकल गए, तो अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स कम हो गए। तो समझो ये पूरा अपना सिलेंडर का वॉल्यूम था, पहले तो फुल्ली पैक था, अब कुछ गैस लीक होकर बाहर गया, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस वॉल्यूम यहां तक आया। लेकिन जो बचे हुए गैस मॉलिक्यूल्स है
उनके लिए अब मूव करने के लिए और ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो गई। एंड ऑलरेडी बॉयल्स लॉ में तुम लोग पढ़ चुके हो M2 वाले, जैसे प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा ना, बराबर। तो समझो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव होते हैं, दे आर हाईली रैंडम इन स्टेट। तो सपोज दीज आर द टू डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स, और ये गैस मॉलिक्यूल कोलाइड होते हुए इतने क्लोज आ गए। तो इतने क्लोज आने पर इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। पहले तो ये सोचो, सीक्वेंस देखो क्या हो रहा है। गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे और क्लोज, कोलाइड होंगे और सेपरेट होंगे। तो जब इतने क्लोज है तो कौन से फोर्सेस, एज वेल एज रिपल्शन। जब वो कोलाइड होंगे उस मोमेंट के लिए कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन। लेकिन फिर से सेपरेट होना मतलब रिपल्शन। अट्रैक्शन या रिपल्शन में से कौन सा फोर्स ज्यादा है, क्यों? म्हणजे फोर्स जास्त आहे अट्रॅक्शन। सत्यम, व्हाट डू यू थिंक? दोनों सेम होने चाहिए। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता तो ये दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होने चाहिए थे, लेकिन वो सेपरेट हो रहे हैं, मतलब रिपल्शन फोर्स अट्रैक्शन से ज्यादा हुआ। लेकिन सिर्फ रिपल्शन फोर्स ही होता तो कभी कोलिजन होता ही नहीं, बराबर। जिसके लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमें यह बताती है कि दो गैसियस एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। समझा? अब ये जो वैन डर वाल्स फोर्स है, ये वो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब वो कोलिजन के वक्त प्रेजेंट था। वैसे तो ये पूरा यूनिवर्स, हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में मैटर कितने अलग अलग स्टेट्स में पाया जाता है? 5। कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो 5th स्टेट ऑफ मैटर है, ये कहां पर पाई जाती है? बरोबर नाव सांगितलं जानवी? कौन से टेम्परेचर पर मिलेगा? आर्यन, वाई डू यू थिंक कि मटेरियल की ये 5th स्टेट हाई टेम्परेचर पर मिलेगी? उसे देखा नहीं कभी सुमित? आर्यन ही है वो। डोंट लुक एट हिम एज इफ ही इज अ एलियन, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। आर्यन, व्हाई डू यू थिंक कि मटेरियल की 5th स्टेट हाई टेम्परेचर पर ही पॉसिबल होगी? अर्थ में मिल सकता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट के बारे में सोचेंगे तो अर्थ क्रस्ट रूम टेम्परेचर पर ही होता है। अर्थ क्रस्ट ना, डीप कोर बोलेंगे तो हाई टेम्परेचर हो सकता है। अगर 5th स्टेट ऑफ मैटर कहां पर मिलेगी विनय? संगम ना, अंश कहां पर मिलेगी 5th स्टेट? फ्रेंड्स, जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात समझ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा होना, हमारे अर्थ का अगर एटमॉस्फेरिक लेयर भी कंसिडर करेंगे तो ग्लोबल टेम्परेचर, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देख लो, देयर आर 2 सेपरेट जोन्स लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। एक एक्सट्रीम टेम्परेचर पर है 45 to 50, और जो लीस्ट पॉसिबल पर है कश्मीर।
-10 श्रीनगर उरी में वगैरह जाता है। हाई टेम्परेचर का मतलब 50 डिग्री सेल्सियस होगा क्या प्रिंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मेथी, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिलेगी एब्सोल्यूट जीरो पर, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। मतलब कितना होगा नंदिनी? 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब कितने डिग्री सेल्सियस? -273.15 डिग्री सेल्सियस। पहले तो ये सोचो, इस टेम्परेचर तक जाना इजी है या डिफिकल्ट? बरोबर। तो सपोज पवन, अगर हमारे पास रूबिडियम के 100 एटम्स है जो एक टेबल पर स्प्रेड करके रखे हैं, और उन सारे 100 एटम्स का टेम्परेचर हम लोग लेकर गए एब्सोल्यूट जीरो तक, तो हमें क्या दिखाई देगा? समझे? 100 एटम्स ऑफ रूबिडियम का टेम्परेचर हम लोग एब्सोल्यूट जीरो तक ले गए, तो हमें क्या दिखाई देगा? 100 एटम्स एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे और हमें एक सुपर एटम दिखाई देगा। सुपर एटम मतलब चौक का एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए तो हमें एक लार्ज साइज का चौक मिलेगा ना। वैसे ही एटम्स वैसे तो ना दिखने वाली चीज है, लेकिन जब 100 एटम्स मर्ज हो जाएंगे तो एक लार्ज साइज का पार्टिकल दिखाई देगा। लेकिन वो लार्ज साइज का पार्टिकल सिंगल नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ 100। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो एब्सोल्यूट जीरो पर मिलेगी। समझा? तो वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो हम लोग सोच रहे थे, वैन डर वाल्स फोर्स इज दैट वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। वैसे तो